मतलब एंट्री करें, या फिर कहीं दूसरे सोर्स से हम डेटा सेट को लेकर के आए। अब दूसरे सोर्स में या तो कोई CSV फाइल हो सकता है। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो एक नोटपैड की फाइल होती है जिसमें कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड्स की एंट्रीज होती है, या किसी डेटाबेस से लेकर के आए, या फिर वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है वहां से हम डेटा लेकर के आए। हालांकि ये काम हम पाइथन में भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक खास टॉपिक पढ़ेंगे, वेब स्क्रैपिंग। और वेब स्क्रैपिंग के लिए पाइथन के पास एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है, ब्यूटीफुल शो। क्या है? ब्यूटीफुल शो। जब हम पाइथन की बात करेंगे तो हाँ करेंगे। तो अगर आप वेबसाइट से किसी भी डेटा सेट को अगर लाना चाहते हैं पुल करके अपने एक्सेल शीट में, तो वो ला सकते हैं या खुद से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास डेटा सेट पहले होने चाहिए। अब वो डेटा सेट अलग अलग सोर्स से हम ला सकते हैं और एंटर्ड भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीजों को अभी देखता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लिया, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेते हैं। क्या ओपन कर लेते हैं? नोट पैड ओपन कर लेते हैं। क्यों? तो एक हम नोट पैड में कुछ रिकॉर्ड्स की एंट्री करेंगे और देखते हैं कि वो रिकॉर्ड हमारा एक्सेल शीट में कैसे आता है। लाइक कि हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड रखा। जैसे हमने रखा नेम, कॉमा दिया, कॉमा के बाद हमने क्या दिया, नेम के बाद उनका मान लो कि हमने क्या दिया, कोर्स दिया, कोर्स के बाद उनका हमने फी दिया, और फी के बाद मान लीजिए कि उनका फोन नंबर दिया। क्या दिया? फोन नंबर दिया, ताकि नेम, कोर्स, फी तो कॉमन हो सकता है, एक से अधिक स्टूडेंट का, फोन नंबर तो डिफरेंट होगा। तो यूनिक बनाने के लिए हमने फोन नंबर ले लिया। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाला, श्रुति। मान लीजिए कि इसका कोर्स है पाइथन। मान लीजिए इसका फी है 6000। मान लीजिए इसका फोन नंबर है रैंडम कुछ ऐसा। दो, 4, 6, 8, 10, ये इसका फोन नंबर है, मोहित। EDCA 6000, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, ये कुछ हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता था, मिलियंस ऑफ भी। और इससे हम ऑल फाइल्स ले लेंगे। यहाँ पे क्या चूज करेंगे? ऑल फाइल्स। और डबल कोट्स के अंदर हम फाइल का नाम लिखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा MyREC, myrecord.csv। फाइल का नाम क्या रखा? या चलिए इसको हम टेक्स्ट फाइल में सेव कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? TXT, CSV अलग रखें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? MyREC.txt, एक टेक्स्ट फाइल दिया। डबल कोट्स में इसलिए लिखे क्योंकि हम अपने हिसाब से इसका अलग एक्सटेंशन देना चाहते हैं। अगर वो एक्सटेंशन यहाँ पे नजर आ रहा है तब आपको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या लिख दीजिए? माई रिकॉर्ड। तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? TXT। लेकिन मान लीजिए मुझे कुछ अलग फॉर्मेट देना है, जैसे .dat देना है। क्या देना है? dat देना है। तो dat यहाँ है, देख के बताइए, नहीं है ना? तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? डबल कोट में माई जो भी फाइल का नाम देना है और उसके बाद जो भी एक्सटेंशन देना है अपने हिसाब से दे दीजिए। अब समझ में आया? तो कहीं भी मोस्ट ऑफ टाइम में जब हम कोड कर रहे होते हैं तो मुझे अलग अलग तरह के फाइल्स क्रिएट करने होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के फाइल्स को क्रिएट करने के लिए अगर हमारे पास सेव एज के डायलॉग बॉक्स में सेव एज टाइप में अगर वो एक्सटेंशन नहीं भी आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, हम यहाँ पे ऑल फाइल्स टाइप ले लेंगे और डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम और डॉट एक्सटेंशन डाल देंगे।
क्लियर। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया .txt और क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब आप यहाँ करके देखिए आपके यहाँ क्या आ गया है, आपके पास यहाँ पे माई रिकॉर्ड नाम का एक टेक्स्ट फाइल बन गया है। क्या ये टेक्स्ट फाइल है? अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज में इसके आ जाइए। देखिए इसका एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है, .txt। तो फाइल सेव करने का ये भी टेक्निक हम लोग सीखे, जिसको हम लोग फर्दर यूज कर रहे होंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। अब आइए, आप एक्सेल में इसी डेटा को लेके आना चाह रहे हैं। अभी हमारा मेन टारगेट क्या है, अलग अलग सोर्स से एक्सेल शीट में डेटा को पहले पूल करके लाना है। तो लाने के लिए एक स्पेशली यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डेटा। मुझे क्या लाना है, डेटा सेट लाना है, या डेटा सेट के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं। तो इसके लिए एक्सेल में एक अलग टैब दिया है जिसका नाम क्या है, डेटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फ्रॉम टेक्स्ट। क्या है, फ्रॉम टेक्स्ट। मैं इस पे क्लिक करूं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया फ्रॉम टेक्स्ट पे, और यहाँ आकर के हमने क्या किया, कहाँ पे है मेरा, सॉरी डेस्कटॉप पे है, और ये वाली फाइल है ना, आप इसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगी तो आपके पास यहाँ टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड आएगा। इसमें आपको टोटल 3 फेज होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 स्टेप्स में आपका इंपोर्ट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है स्टेप 1 ऑफ 3। अब आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं, नीचे में हेडिंग भी दिया हुआ है, द टेक्स्ट विजार्ड हैज डिटरमाइंड दैट योर डेटा इज डेलिमिटेड। डेलिमिटेड मतलब होता है सेपरेटेड, डेलिमीटर का मतलब होता है सेपरेटर, जो डेटा को सेपरेट करे। तो एज अ डेलिमीटर हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम में स्पेस को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्पेस को यूज करते हैं। स्पेस हो सकता है, कॉमा हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, ये सब क्या है, डेलिमीटर्स है। तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, डेलिमिटेड, ये ऑप्शन रखेंगे और कहाँ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ेंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है कि एज अ डेलिमीटर आप क्या यूज कर रहे हैं। एज अ डेलिमीटर क्या हम टैब यूज कर रहे हैं, नहीं जी। क्या सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, नहीं, सेमीकोलन भी नहीं यूज कर रहे हैं। क्या कॉमा यूज कर रहे हैं, हाँ कॉमा ही तो यूज कर रहे हैं। एक चीज गौर से देख रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो जैसा टेक्स्ट में था वैसा दिख रहा है। टैब लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेमीकोलन लिया तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ा, कॉमा लेंगे तो देखिएगा इसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर देगा। अच्छा स्पेस तो हमने लिया नहीं है तो स्पेस नहीं ले सकते। अदर्स अगर आपने कुछ लिया है, जैसे आपने सिंगल कोट या डबल कोट्स लिया है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ क्या चूज करेंगे अभी के केस में, कॉमा, बिकॉज हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रखा था टेक्स्ट फाइल में। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉलम डेटा फॉर्मेट क्या देना है, जनरल फॉर्मेट होगा कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ डेटा आएगा, या डेट के फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आएगा, या फिर कुछ और आएगा। नहीं, हम चाहते हैं जनरल फॉर्मेट हो, मतलब जैसा था उसी फॉर्मेट में वापस लेके आ जाओ। अगर आप इसमें कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर के रूप में क्या यूज होना चाहिए, एज अ 1000 सेपरेटर क्या यूज होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से जाकर के सेटिंग में चूज कर सकते हैं। ये ऐसे भी हम लोग इस विजार्ड के आखिरी स्टेप्स में हैं। तो अब क्या करना है, जस्ट मुझे फिनिश करना है। जैसे ही फिनिश करेंगे यहाँ पे डेटा हमारा इंपोर्ट होकर के आ चुका होगा। हम फिनिश करते हैं। अब ये पूछेगा कि जो डेटा इंपोर्ट करना है वो कहाँ आप पुट करना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा। अब 2 चीजें हैं, या तो आप डेटा यहाँ पुट करना चाह रहे हैं या नए वर्कशीट में। अगर नया वर्कशीट लेंगे तो यहाँ 3 वर्कशीट के अलावा एक नया वर्कशीट आएगा जो नहीं चाहिए मुझे ये डेटा कहाँ चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ से चाहिए। तो हम यहाँ पे कर्सर मेरा है ही रखा हुआ, और आप यहाँ पे सिलेक्शन भी देख सकते हैं, और इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल रेफरेंस। और सेल रेफरेंस का हमने 3 टाइप समझा था, शायद बताए थे कि नहीं आप लोग को, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। 3 तरह का सेल रेफरेंस होता है। अब इसमें से जिस भी सेल रेफरेंस में कॉलम नेम के पहले, ये क्या है, कॉलम का नाम, 1 क्या है, रो नंबर। तो जब कॉलम नेम और रो नंबर दोनों के पहले $साइन पुट कर दिया जाए तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और अगर दोनों में से किसी के पहले $, नहीं लगा हुआ हो तो ये कहलाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। और यदि दोनों में से किसी एक के पहले सिर्फ $, लगा हो तो ये कहलाता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब मान लीजिए हम चाहते हैं इस सेल को लॉक कर देना,
तो हम यहाँ दोनों के पहले डॉलर लगाएंगे। अगर हम सिर्फ कॉलम को लॉक करना चाहते हैं तो हम सिर्फ कॉलम के पहले डॉलर लगाएंगे। अगर हम रो को लॉक करना चाहते हैं तो सिर्फ हम रो के पहले डॉलर लगाएंगे। और अगर हम किसी को भी लॉक नहीं करना चाहते, ना कॉलम को ना रो को, तो हम किसी के भी पहले नहीं लगाएंगे, मतलब रिलेटिव सेल रेफरेंस रखेंगे। जैसे ही ओके करते हैं, आप गौर कीजिए कि जो आपका टेक्स्ट फाइल में एंट्रीज था वो एंट्री यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है या नहीं आ चुका है। अब बताइए यहाँ कुछ गलती हुई है, गलती नहीं हुई है। ये 9000 यहाँ आना चाहिए था जो नहीं आया। अब 9000 जो यहाँ आना चाहिए था नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ हमने कॉमा नहीं दिया था। अगर यही हमने कॉमा दिया होता तो ये भी आ जाता। नहीं तो ये बातें तो समझ में आ रही होंगी यहाँ पे कि नहीं? हाँ, अब मान लिया जाए इससे हम क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब रही बात इसकी, है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। अब यहाँ एज अ डेलिमिटर क्या यूज हो रहा है? टैब तो यूज नहीं हो रहा है, सेमीकोलन तो यूज नहीं हो रहा है, नहीं ना, स्पेस तो नहीं यूज हो रहा है। अदर्स में क्या डालेंगे यहाँ पे? डॉट। अब जैसे ही हमने डॉट दिया तो देखो तो सेपरेट कर दिया। समझ रहे बात? तो इसलिए मैंने आपको इस समझाने के लिए ये एग्जाम्पल सेट किया। क्या बात समझ में आई? अब आप कह सकते हैं तो इसको हम कॉपी करके भी यहाँ निकाल लेते, तो इतना आसान नहीं था, और एक सेल था तब ना। अब मान लीजिए कि हजारों सेल होता तो अगर आपके पास कभी डेटा ऐसा हो तो डेटा क्लीनिंग का ये भी एक प्रोसेस है। ये क्या है? ये डेटा क्लीनिंग का एक पार्ट हुआ कि अगर एक ही सेल में मल्टीपल डेटा आ गया तो उसको आप अलग अलग सेल में भी सेपरेट कर सकते हैं। और ये किसके थ्रू हम कर पाए? टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू। आगे बढ़े। अच्छा, ये तो डेटा हमने एक जगह से लाया है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल से। अब आपको पता होगा या हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे हमने पढ़ा भी है कि जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा या तो फाइल के रूप में स्टोर होता है या डेटाबेस के रूप में स्टोर होता है। करेक्ट? यहाँ तक कोई मसला नहीं किसी को। जब हम डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करते हैं जहाँ की रिडंडेंसी अलाउड ना हो, तो हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब डेटाबेस में डेटा को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, और डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए ओवरऑल 2 तरह का सॉफ्टवेयर होता है ना। या यूं कहा जाए कि मेन क्या है जो सॉफ्टवेयर है वो कहलाएगा डीबीएमएस। क्या कहलाएगा? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबीएमएस को 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक सिक्वल और दूसरा नो सिक्वल। तो नो सिक्वल का एग्जाम्पल आपका मोंगोडीबी है। सिक्वल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे माइस्क्यूएल, जैसे एमएस एक्सेस, जैसे एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। अगर मान लो कोई बंदा या बंदी डीसीए पढ़ रहा है, अब उसको माइस्क्यूएल तो कोई नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ हबनेट में ही पॉसिबल है कि कोई किसी कोर्स में उसको सब कुछ पढ़ा दिया है। बाकी जगह हर चीज के लिए अलग प्रोविजन है, अलग चार्जेस है, अलग टाइम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा डीसीए पढ़ने आ रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने शॉप के लिए या अपने ऑफिस के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके थ्रू एक डेटाबेस में उसके सारे डेटा को, सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाए। तो लोअर एंड पे जहां हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करना चाह रहे हैं, वहां हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? एमएस एक्सेस का। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ डेटा रखना चाह रहे हैं एक सिस्टम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड कहीं से भी उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं या साइमल्टेनियसली मिलियन ऑफ यूजर्स उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, नहीं। हाँ, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डेटा हैं उसको एक डेटाबेस में मुझे रखना है ताकि एक सिंगल सिस्टम से उसको मैनेज किया जा सके। तो इसके लिए लोअर एंड पे एमएस ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन गिवन है जिसको बोलते हैं एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस में अगर आपका कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वहां से भी आप डेटा को पुल करके एक्सेल शीट में ला सकते हैं। और एक्सेल शीट में क्यों लाएंगे? क्योंकि एक्सेल के पास बहुत सारा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम डेटा में अगर कोई त्रुटि हो तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं
और उसे अलग अलग फॉर्मूला लगा करके प्रोसेस करके अलग अलग विजुअल्स तैयार कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बहुत ही इजीली कोई प्रोडिक्शन कर सकते हैं, है ना। तो अगर एक्सेस की बात करें तो क्या आपने कभी एक्सेस डेटाबेस को यूज किया है? नहीं किया है। दैट्स गुड। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? लिखेंगे एमएस एक्सेस। रन पे आपको क्या लिखना है? एमएस एक्सेस। और उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है? एंटर करना है। तो क्या ओपन हो गया? एक्सेस ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? डेटाबेस बनाना है। अब मान लीजिए हमें डेटाबेस बनाना है अपने किसके लिए? ये स्टूडेंट के लिए। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? स्टूडेंट। या मान लीजिए कि हम हबनेट के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो हमने डाल दिया यहाँ पे हबनेट। अब शायद हबनेट के लिए पहले से बना होगा तो बोलेगा अलग नाम से बना लीजिए, तो हम हबनेट 1 कर देंगे या हबनेट डीबी कर देते हैं। इस नाम से तो बिल्कुल नहीं बना होना चाहिए शायद। और उसके बाद क्या करेंगे? क्रिएट। तो हम क्या बना रहे हैं? एक ब्लैंक डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है। और एक्सेस के जैसे कि एक्सेल के फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं, पावर पॉइंट के फाइल को हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसी तरीके से एमएस एक्सेस के अंदर जो फाइल बनेगी उसको हम लोग डेटा बेस कहते हैं। तो ये क्या बनेगा? एक ब्लैंक डेटा बेस बनेगा। बना लिया जाए। हाँ, अब ये जो डेटाबेस बना, तो एक डेटाबेस के अंदर क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। और जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ टेबल। किस रूप में? टेबल के रूप में। तो देखिए, जैसे ही हमने एक डेटाबेस बनाया तो एक्सेस ने क्या करा? एक टेबल बना के हमको दे दिया। अब बोला कि आप टेबल का क्या डिफाइन कर लो? स्कीमा डिफाइन कर लो, मतलब टेबल का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे। जैसे MySQL में भी हम लोग टेबल बनाते वक्त क्या करते हैं? पहले क्या उसका कॉलम बताते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसका स्कीमा डिफाइन करते हैं। तो खैर ये आपने किया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई पहला कॉलम क्या होगा? पहला कॉलम क्या होगा अगर स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो? ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? पहला कॉलम जो भी हो, जैसे आईडी है, पहला कॉलम क्या है? आईडी है। अब यहां से हम लोग क्या डाल सकते? इसमें रिकॉर्ड हमें तो डालना नहीं है, हम चाहते हैं कि ये टेबल ना बने, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको क्लोज कर सकते हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से टेबल बनाएंगे। तो हम क्रिएट पे गए। अब जब टेबल बनाने की बात आती है तो एक्सेस के पास 2 मोड होता है टेबल बनाने का। एक मोड होता है आपका डेटा शीट और दूसरा होता है डिजाइन। तो इसमें क्या है कि आप रिकॉर्ड डायरेक्ट डालिए और टेबल आपका प्रिपेयर होगा। और एक होगा कि नहीं, पहले हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे फिर हम उसके अंदर डेटा डालेंगे। तो बेहतर ये है कि हम डिजाइन व्यू में पहले क्या कर लें? टेबल बना लें। अब जैसे हम डिजाइन पे आ गए तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? फील्ड का नाम। मान लीजिए फील्ड का नाम हमने क्या रखा है? स्टूडेंट आईडी। रख सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी, रख सकता हूँ। ये स्टूडेंट आईडी क्या होगा? डेटा टाइप क्या होगा इसका? टेक्स्ट होगा। हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नेम हो सकता है। अब स्टूडेंट का जो नाम होगा वो भी क्या होगा? टेक्स्ट ही तो होगा। अच्छा, नाम के बाद क्या हो सकता है? उसका कोर्स हो सकता है। करेक्ट, कोर्स का नाम भी टेक्स्ट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोर्स का फिर क्या हो सकता है? ड्यूरेशन हो सकता है। नहीं, ड्यूरेशन हो सकता है। अच्छा ठीक है, ड्यूरेशन हो सकता है, ये भी टेक्स्ट होगा। ड्यूरेशन के बाद क्या हो सकता है? फी। अब फी तो क्या होगा? नंबर होगा कि टेक्स्ट होगा? नहीं ना, नंबर होगा। अब मान लीजिए उसका हमें फोन नंबर रखना है। क्या रखना है? फोन नंबर रखना है। ये भी क्या होगा? ये हम नंबर रख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमें ईमेल रखना है। क्या रखना है? ईमेल रखना है। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे? ईमेल के लिए टेक्स्ट रख सकते हैं, हाइपरलिंक रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? हाइपरलिंक रख सकते हैं या टेक्स्ट भी रख सकते हैं। अब चलिए, ये फील्ड हमने डिसाइड कर लिए। अब मुझे इसको सेव करना है। क्या करना है? तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो पूछेगा हमसे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे किसका डेटा रख रहे हैं? स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं। ऑलराइट। अब ये कह रहा है कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। किसी को प्राइमरी की बनाना है तो बोलेंगे हाँ बना दो। अब देखिए ये खुद से क्या किया,
इस आईडी को प्राइमरी बना दिया, मेरे को इस आईडी को प्राइमरी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ प्राइमरी पे क्लिक कर देंगे। अब ये वाला कॉलम रखना है, नहीं रखना है, तो इस रो को हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। अब हमारे पास जो SID है, स्टूडेंट आईडी का जो कॉलम है, उसी को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी। इतना करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस डेटाबेस अपने डीबी के अंदर स्टूडेंट नाम का क्या बन गया है, टेबल बन गया है। अब इस स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं, लाइक H101 है ना। स्टूडेंट का नाम रख लेते हैं, तो स्टूडेंट का नाम क्या हो सकता है, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम हो सकता है, चलिए कोर्स क्या हो सकता है इसका, डेटा साइंस। ड्यूरेशन क्या हो सकता है इसका, 6 मंथ्स। फी क्या हो सकता है इसका, चलो 25K। फोन नंबर इसका क्या हो सकता है, 1 2 4 6 8 10। अब क्या कह रहा है, आप इतना लंबा इसमें नहीं रख सकते। यहाँ पे जब भी कह रहे हैं तो क्या कह रहा है, यू मे हैव इंटर टेक्स्ट इन न्यूमेरिक फील्ड्स, है ना, लार्जर देन द फील्ड साइज, मतलब यहाँ पे नहीं जाएगा। तो क्या उपाय किया जाए, बहुत आसान, आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा फिर इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए कहाँ था, फोन नंबर ना, हाँ, तो फोन नंबर में ये जो लॉन्ग इंटीजर है इसको आपको डबल में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना होगा, डबल में, और नहीं तो फिर इसको क्या ले लीजिए आप, टेक्स्ट ही ले लीजिए, कोई मसला ही नहीं। और उसके बाद फिर क्या कर दीजिए, इसको उन सबको टेक्स्ट में रख सकते हैं जिसको जोड़ घटाव जिस पे आपको नहीं करना है। फोन नंबर पे कौन सा जोड़ घटाव करना होता है, नहीं ना। कोई मसला हुआ नहीं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए लिंक भी आ रहा है, priya@hubnetech.net। ये इसका क्या हो गया। अब उसी तरीके से 102 श्रुति, कोई डेटा हमारे पास है, काफ़ी है इतना, इसको सेव कर लेता हूं मैं। अब इसी को हम कहाँ लाना चाह रहे हैं, एक्सेल में लाना चाह रहे हैं, लेकिन एक काम और करते हैं। एक्सेल में जब लाएंगे तो हमें चॉइस भी दे कि हमने डीबी के अंदर बहुत सारे टेबल हैं, आपको किस टेबल से रिकॉर्ड्स को लाना है, ये भी देख लेता हूं मैं। तो इसके लिए वापस हम जाएंगे डिज़ाइन पे और एक नया टेबल बनाने वाला हूं मैं। और यहाँ क्या रखेंगे हम, कोर्स ID, CID, कोर्स ID
क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ऑलराइट, कोर्स आईडी के बाद क्या होगा, कोर्स का नेम होगा, सी नेम होगा। और उसके बाद क्या होगा, सी ड्यूरेशन होगा, कोर्स का ड्यूरेशन हो सकता है। उसके बाद सी का कोर्स का क्या हो सकता है, फी हो सकता है, कोर्स का फी हो सकता है। चलिए काफ़ी है इतना। अब इसमें से इसको हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना देंगे। इतना करने के बाद जब सेव करेंगे तो इसका नाम क्या रखता हूँ मैं, कोर्स रखता हूँ। अब इसे मैंने क्या करा, क्लोज कर दिया। अब हम कोर्स के अंदर भी कुछ डेटा डाल देते हैं, जैसे P101 प्रोग्रामिंग के लिए क्या हमने डाल दिया, पाइथन 3 मंथ्स। कुछ एंट्रीज इसके अंदर भी मैंने करके रख दिया। कोर्स फी मान लीजिए इसका 10,000 रखा। P102 जावा 3 मंथ्स 12,000। P1103 PHP 2 months 6,000। P104 Java script 2 months 10,000। P104 अच्छा सॉरी लेगा भी नहीं। P105 C प्लस कंप्यूटर। अच्छा सी का क्या हो गया है, जब भी ये ऐसा क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि हमने ऑटो करेक्ट में सी का मतलब क्या बता दिया है इसको, अभी तक कंप्यूटर बता दिया। अब ये बदमाशी करेगा ही। ऑटो करेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, सी। और ये जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, इस सी को, अरे इसे हम, ये जो कंप्यूटर से सी है इसको तो हम लोग यहाँ से क्या कर चुके, डिलीट कर चुके। ओके एंड देन ओके। अब जब हम लिखेंगे C++ तो C++ ठीक है। N101 नेटवर्क के लिए CCNA 3 months 15,000। S101 चलिए कुछ एंट्रीज हमने इसके अंदर भी कर दिए। अब हम D101 डेटा साइंस 6 months 25 के, चलिए कुछ इस तरीके से डाल दिए। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ये तो हमारा एक डेटाबेस हमने एक्सेस के अंदर बना लिया। अरे बिल्कुल स्क्रैच से बताया हूँ, आप एक बार वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो हर चीज़ खुद से भी कर पाइएगा, जो कभी नहीं कर पाया है वो भी। उसके अंदर टेबल भी बना लिए हम लोग, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को डाल लिए। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं। डेटाबेस हमने बंद कर दिया। अब उसी डेटाबेस से हमको क्या करना है, डेटा यहाँ पुल करके लाना है, कहाँ, एक्सेल के शीट पे। चलिए वो हम कहाँ से लाते हैं, नाम भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करके इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट कर दूं, टेक्स्ट। और इसका नाम बदल के क्या करने वाले हैं पता, जहां से डेटा लाएंगे उसी के हिसाब से नाम दे देते हैं अभी समझने के लिए। ये मैं लाने वाला हूं कहां से, एक्सेस से डेटा को। सीखते हैं तो एक्सेस से डेटा लाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, इस ऑप्शन पे फ्रॉम एक्सेस। इस पे आप गए। अब आपसे पूछेगा कि वो डेटा है कहाँ, यहाँ एक्सेस का दिख रहा है। नाम क्या हमने रखा था, माई नहीं GBN हबनेट DB ये रखा था। बट यहाँ तो दिख नहीं रहा है मेरे को, कि दिख रहा है, नहीं यहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो आपको पहले ये पता करना होगा कि वो फाइल आपने सेव कहाँ करा है। एक्सेस वाले जो फाइल था वो आपका सेव कहाँ हुआ है। लाइक की मैं बात करता हूँ, रिसेंट में कौन सा हमारा था, ये हबनेट DB ही था ना। आप यहाँ पे चले आइए और यहाँ इनेबल कंटेंट कर लीजिए। अब बताइए, ये जो कोर्स है या स्टूडेंट है, ये डेटाबेस आपका है कहाँ, पहले ये लोकेशन देखिए। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जब सेव एज करते हैं क्या करते हैं,
सेव एज ऑब्जेक्ट, या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होगा, कहीं है इन्फो, है ना। अब ये बन कहाँ रहा है, सी यूजर्स के अंदर अशोक, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर ये बन रहा है ना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बन रहा है। चलिए बढ़िया है। कहाँ ये बन रहा है वो आप यहाँ से देख लीजिए, बस यही तो हमें देखना था कि बन कहाँ रहा है, फाइल कहाँ बन रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग दोबारा चलते हैं, कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ कहाँ था माई डेटा सोर्स, कहाँ था माई डेटा सोर्स, ऑल फाइल्स। देखिए तो यहाँ पे नहीं है ना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या था, डायरेक्ट बना था क्या, ये रहा अपना डीबी। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस लोकेशन पे था, ओपन कीजिए। अब देखिए परफेक्ट। अब हमारे पास दो चॉइस है, यहाँ पे दो टेबल है। आप किस टेबल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, कोर्सेज को या स्टूडेंट को। मान लीजिए फिलहाल मैं स्टूडेंट को लाना चाह रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि नया टेबल में कि जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली जहाँ कर्सर है मेरा वहाँ पे लाना है, नए शीट में नहीं लाना है। तो हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे, ओके पे क्लिक करेंगे, है ना। अब जब लाना है तो आप पिवोट टेबल के रूप में लाना चाह रहे हो, चार्ट के रूप में लाना चाह रहे हो, टेबल के रूप में, ऑब्वियसली टेबल के रूप में लाना चाह रहे हैं। अब देखिए तो यही सारा डेटा था वहाँ पे। अब जो भी डेटा आपका पड़ा हुआ था एक्सेस वाले डेटाबेस के अंदर, वो हम कहाँ से पुल करके ला पाए, एक्सेस से ला पाए या नहीं ला पाए, आ गया। अगर मान लीजिए वही कोर्स वाला डेटा मेरे को यहाँ से लाना होता, क्या ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ, बिल्कुल। कहाँ से जाना पड़ेगा, फ्रॉम एक्सेस। तो अलग अलग सोर्स से आपको डेटा पहले पूल करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ हमने डीबी पे दोबारा जाइए आप, अब कोर्सेज को लाना है तो आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे लाना है क्लिक कर दीजिए, आपका कोर्सेज का डेटा भी चला आया एक्सेस से। चलिए दो जगह से डेटा तो हम लोग लाना सीख लिए। अब हम लोग डेटा लाना सीखते हैं वेव से, है ना। किसी वेबसाइट के ऊपर कोई डेटा पड़ा हुआ है, वहां से हम डेटा लाना चाहते हैं, या ला सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वहां से भी आप डेटा ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें नेट कनेक्शन चाहिए, जो अभी नहीं है। कोई नहीं, तो इसको हम लोग अभी थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, अभी नेट है भी नहीं। और नहीं तो अगर नेट कोई ऑन करेगा अभी, तो देख, किसी वेबसाइट से डेटा पुल करके लाना है तो इसका नाम बदल करके हम क्या रख देते हैं, वेव रख दें। यहाँ हम डेटा लेके आना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, फ्रॉम वेव जाएंगे, और यहाँ हमें, हाँ यहाँ एरर दिखाएगा पुराने वर्जन के कारण। अगर नया वाला वर्जन होता मेरे में तो ये एरर अभी नहीं आता। आप लोग इस चीज़ को करके देख सकते हैं, ऐसे हम भी एक बार आपको बता देते हैं। नहीं तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके लाइक 16 या 19 पे जब कीजिएगा, उसमें बिल्कुल इस तरह का एरर नहीं देखने को आपको मिलेगा। कोई नहीं, अभी सबसे पहले क्या किया जाए कि हम अगर यहाँ बात करें तो कहीं से भी एक डेटा ले लें, है ना। एक डेटा सेट को पहले देखें। चलिए हम डेटा सेट की बात करते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे COVID-19 डेटा सेट। अब डेटा सेट के लिए बहुत है, तो हम अभी चलते हैं WHO। हाँ, अब देखिए यहाँ आप देखिएगा तो किसी वेबसाइट में बहुत सारा क्या रहेगा, अलग अलग तरह का। यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट ये भी एक टेबल है, ये भी क्या है, एक टेबल है। तो बस देखना ये है कि आपकी वेबसाइट में कहाँ कहाँ टेबल है, वहां से ये डेटा क्या करेगा, उठाएगा। अब मान लीजिए कि हम कंट्री वाइज चलते हैं या डेथ केसेस देखते हैं,
देखते हैं कि इसमें कुछ टेबल मिल रहा है अपने को। जहाँ भी टेबल मिलेगा वहाँ से डेटा क्या करेगा, आप देख रहे हैं ये विजुअल्स का बेस्ट एग्जांपल है या नहीं, जिसको देख करके समझना ज़्यादा इजी है। वर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस। अब इसमें भी बहुत सारा हमें क्या मिल जाएगा। अब कोई भी एक हम जाते हैं अक्टूबर 2024 के ही डेटाबेस पे आ जाते हैं। एंटायर डेटा सेट की बात करेंगे। यहाँ अलग अलग तरह का डेटा है। मान लीजिए यही डेटा हमें उठा करके ले जाना है बाई कंट्री। चलिए इसी के ऊपर आ जाता हूँ मैं। ये डाउनलोड भी हो रहा है अभी। मान लीजिए मुझे इसी को यहाँ से उठा लेना है। ये तो डेटा सेट डायरेक्ट डाउनलोड हो गया, और एक हुआ कि डायरेक्ट हम पुल करके लाना चाह रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसी को कॉपी कर लिया, इस URL को। करना क्या होगा इसके बाद, एक्सेल शीट में जाएंगे हम, यहाँ फ्रॉम वेव करेंगे और यहाँ वही URL क्या कर देना है, मुझे पेस्ट कर देना है। उसी URL को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गो करना है। ये अब प्रोसेस शुरू करेगा। हाँ, मेरे में क्या है, ओल्ड वर्जन में यहाँ पे इशू आता है स्क्रिप्ट का। अब क्या कह रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू रनिंग, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम यस करेंगे। आप लोग साथ में इस चीज़ को करके देख सकते हैं, बिकॉज आप लोग में लेटेस्ट वर्जन होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा वेबसाइट खुल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस शुरू।